हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये फर्स्ट सेमेस्टर की BA प्रोग्राम की जो आपकी एजुकेशन है उसके ऊपर होने वाली है। यानी हम लोग एजुकेशन की जो बुक है जिसका नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, अगर आपके पास भी ये बुक है तो इस बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है हम लोग वो कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं चैप्टर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड मोर वीडियोज़ को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आएँ या सर की अपकमिंग वीडियोज़ आएँ आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। एंड अगर नोट्स की बात करें, अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नोट्स कहाँ मिलेंगे ये मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा बताती हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 को देख लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है महिला एवं आधुनिक शिक्षा। यानी इस चैप्टर में हम लोग महिलाओं और जो आधुनिक शिक्षा है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में शिक्षा के महत्व पर विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। ठीक है, उन नीतियों और कदमों का मूल्यांकन कीजिए जो वांछित सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी ऐसी कौन कौन सी नीतियाँ या फिर मूल्यांकन थे जिन्होंने एक तरह से परिवर्तन सुनिश्चित किया या फिर परिवर्तन किया, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये जो क्वेश्चन है वो हो जाता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है आप कैसे करेंगे। तो परिचय में आप लिखेंगे, शिक्षा किसी भी समाज में परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन मानी जाती है। यानी देखिए, शिक्षा जो है वो सबसे प्रभावी साधन होता है किसी भी समाज में परिवर्तन के लिए। विशेषकर महिलाओं के लिए शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर होने का मार्ग है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर समान अधिकार और अवसर प्रदान करना। तभी ही महिला जो सशक्तिकरण है वो कहलाता है। शिक्षा इस प्रक्रिया का आधार है, क्योंकि यह महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। इसीलिए जो शिक्षा है वो एक आधार के रूप में कार्य करती है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है और उसके समाज में सक्रिय भागीदारी की योग्य बनाती है, ताकि महिला जो है वो सक्रिय रूप से भागीदार बन सके। महिलाओं की शिक्षा न केवल व्यक्तिगत उत्थान बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास का भी आधार है। क्योंकि देखिए, कोई भी घर जो है वो महिला से ही बनता है। अब उसकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो महिला पर ही डिपेंड है। अगर महिला समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो वो अपने बच्चों को भी समझदार और पढ़ा लिखा बनाएगी। बट एक तरह से खुद में ही सेंस नहीं है, खुद में ही मैनर्स नहीं है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएगी। इसीलिए महिलाओं का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है या तुम्हें कौन सा काम करना है जो पढ़ाएं, लेकिन नौकरी करना है या फिर काम करने के लिए ही पढ़ाना नहीं होता। अपनी जो नस्ल है, अपने जो परिवार है, उसको एक तरह से संभालने के लिए भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। साथ ही विभिन्न नीतियों और पहले जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कठोर आयोग और महिला सशक्तिकरण नीति आदि को भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बनाया गया है, ताकि जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ाया जा सके। अब किस तरह से, अब हम देखेंगे प्रमुख बिंदुओं में। पहला आप लिखेंगे, शिक्षा से आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता। किस तरह से जो शिक्षा है उससे आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता आती है। इसमें आप लिखेंगे, महिलाओं के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वह उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। लिखी, महिलाएं रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकती हैं, परिवार की आय में योगदान दे सकती हैं और आर्थिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं। यह आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें समाज और परिवार में समान दर्जा दिलाने में सहायक होता है। यानी देखिए, अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो वो अपना
काम कर सकती है, कुछ कर सकती है कि वो पैसे अर्न कर सके, जिससे वो अपने परिवार को भी सहायता कर सकती है और खुद भी आर्थिक रूप से डिपेंड किसी पर नहीं रह सकती, स्वतंत्र हो सकती है आर्थिक रूप से। अगर उसे कुछ लेना है या कुछ खरीदना है तो उसे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है अपने भाई से, अपने हस्बैंड से या फिर अपने पापा से। वो खुद स्वतंत्र रूप से उस चीज़ को खरीद सकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा में सामाजिक समानता और लैंगिक न्याय। किस तरह से शिक्षा महिलाओं को लैंगिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति देती है। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वह पितृसत्तात्मक रूढ़ियों और परंपराओं को चुनौती देती हैं। इसीलिए भी जो महिलाएं हैं उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। शिक्षा से उन्हें यह समझ आता है कि समानता केवल कानून में नहीं बल्कि व्यवहार और सामाजिक जीवन में भी लागू होनी चाहिए। यानी शिक्षा ही है जो बताती है कि जो समानता है वो केवल कानूनों में ही नहीं बल्कि जो हमारा व्यवहार है और सामाजिक जीवन है उसमें भी होनी चाहिए। शिक्षा और राजनीतिक सहभागिता। किस तरह से महिलाओं की शिक्षा उनके राजनीतिक सशक्तिकरण का भी आधार है। पढ़ी लिखी महिलाएं मतदान के महत्व को समझती हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाती हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक उनकी भागीदारी तभी संभव है जब वह शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक चेतना प्राप्त करती हैं। यानी देखिए जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं उन्हें पता होता है कि एक वोट की कीमत क्या होती है, वो सही इंसान को चुनती हैं और खुद भी भागीदार बनती हैं। अगर मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दूँ तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाली थी तो मुझे सच में ये फील हुआ कि हाँ भाई मैं इस देश की एक नागरिक हूँ, एक अच्छी नागरिक हूँ जो अपना रोल निभा रही है कि मेरा भी कुछ इम्पोर्टेंट है इस देश में, क्योंकि मेरा एक मत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो मत देने के बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि हाँ भाई मैंने वोट दिया है। अगर वही चीज़ मैं किसी एक ऐसी लड़की की बात करूं जो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता वोट दें या ना दें, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अब तक वोट नहीं देती हैं। उनकी एज है वोट देने की बट उनका वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, क्योंकि वो सजग ही नहीं है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दें या ना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य समर्थन। किस तरह शिक्षा महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को अधिक समझती हैं। वह अपने परिवार के बच्चों की पोषण और शिक्षा पर विशेष ध्यान देती हैं। मातृ शिक्षा से शिशु मृत्यु दर घटती है और परिवार के जीवन स्तर में सुधार आता है। इस प्रकार शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से समाज के स्वास्थ्य और विकास को भी मजबूत करती है, क्योंकि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को भी साफ सुथरा, और अगर उन्हें कोई परेशानी होगी तो वो उस चीज़ में सजगता दिखाएगी। अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उसे खुद नहीं पता होगा तो वो बच्चों को क्या संभालेगी। तो ये जो है ये शिशु जो मृत्यु दर है उसको भी कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीतिगत पहलें और सुधारात्मक कदम। किस तरह से विभिन्न नीतियों और आयोगों का उल्लेख, जैसे कि कौन कौन सी नीतियां और आयोग बनाए गए हैं। पहला आप लिखेंगे कटारी आयोग जो कि 1964 से 66 तक चलाया गया था। शिक्षा को समान अवसर का आधार बनाने की सिफारिश की गई थी ताकि सभी को समान शिक्षा दी जा सके। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 संशोधन करके 1992 लाया गया था। महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था ताकि जो महिलाएं हैं और वंचित वर्ग हैं वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण नीति जो कि 2001 में आई थी। महिलाओं की शिक्षा को सामाजिक न्याय और विकास का आवश्यक साधन माना था। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करना था ताकि वो समाज में परिवर्तन ला सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहारिक कदम और सामाजिक परिवर्तन। किस तरह से सरकारी और गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाई गई योजनाएं जैसे साक्षरता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कस्तूरबाई गांधी बालिका विद्यालय जैसी पहले महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यानी ये जो सारी पहलें हैं ये महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। इसने लड़कियों के नामांकन, उपस्थित और साक्षरता दर में वृद्धि भी की और एक्चुअल में इसने वृद्धि भी की थी। और नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शिक्षा का व्यापक सामाजिक प्रभाव। किस तरह से जो शिक्षा है इसका सामाजिक जो प्रभाव है, इसका जो व्यापक सामाजिक प्रभाव है, किस तरह से इसमें आप लिखेंगे महिला शिक्षा का प्रभाव केवल महिला तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे समाज में दिखाई देता है। ठीक है, शिक्षित महिला अपने बच्चों को भी शिक्षित करती है जिससे अगली पीढ़ी अधिक सशक्त बनती है। जैसे मैंने बताया अभी कि अगर महिला पढ़ी हुई है तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी और अगली जो पीढ़ी है वो सशक्त बनेगी। इससे अतिरिक्त महिला शिक्षा से गरीबी हटती है, लैंगिक हिंसा में कमी आती है और समाज में समावेशी विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती है।
यानी जो समावेशी विकास है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? शिक्षा महिला सशक्तिकरण की आधारशिला है। यह न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाती है बल्कि पूरे समाज में समानता, न्याय और विकास की राह खोलती है। यानी ये समाज में जो समानता है, न्याय है, वो भी बढ़ाती है। और कदम जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोटारी आयोग की सिफारिश और महिला सशक्तिकरण नीति ने महिला शिक्षा को प्राथमिकता देकर सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी। और इन सभी को हम कह सकते हैं, इन्होंने एक तरह से जो महिला शिक्षा है उसकी नींव रखी है। यद्यपि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि महिला शिक्षा की वह शक्ति है जो भारतीय समाज को समानता और न्याय की दिशा में आगे ले जा सकती है। अभी भी ऐसा नहीं है कि चुनौतियां खत्म हो गई हैं, चुनौतियां अब भी हैं, लेकिन अब लोगों को ये स्पष्ट हो गया है, ये समझ में आ गया है कि महिला शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, न्याय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए अब महिलाओं की शिक्षा पे थोड़ा जोर दिया जाने लगा है। अब हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद में आपके जो मेन पॉइंट्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये आप अपने मेन पॉइंट्स देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ों को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ आपका जो कंक्लूजन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, एंड अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक शिक्षा और पश्चिमी आधुनिकता ने भारतीय महिला शिक्षा पर किस प्रकार प्रभाव डाला। यानी जो औपनिवेशिक शिक्षा है और पश्चिमी आधुनिकता है, उसने जो भारतीय महिला की जो शिक्षा थी उस पर किस प्रकार जो प्रभाव है वो डाला, ये आपको बताना है। अध्याय के संदर्भ में समुदाय, विशेषकर बंगाली और मुस्लिम समुदायों की प्रक्रियाओं और संघर्षों का विश्लेषण कीजिए। यानी देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन किसको? बंगाली और मुस्लिम जो समुदाय है उसको ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे परिचय से। परिचय में आप क्या लिखेंगे? औपनिवेशिक काल में भारत की शिक्षा प्रणाली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने जहाँ एक और विज्ञान, तर्कशीलता और आधुनिक मूल्य का प्रवेश करवाया, वहीं दूसरी ओर इन्होंने पारंपरिक भारतीय शिक्षा और सामाजिक ढांचे को चुनौती भी दी। किस तरह से, ये हमने लास्ट वीडियोस में यानी पिछले चैप्टर में देख लिया था। तो अगर नहीं देखा है तो आप उस चैप्टर्स को ज़रूर देखना। महिला शिक्षा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पहले जहां स्त्रियों की शिक्षा को समाज में नगण्य माना जाता था, वहीं औपनिवेशिक शिक्षा और पश्चिमी आधुनिकता ने इसे एक नई दिशा दी। यानी पहले महिलाओं की शिक्षा को एक तरह से उसे इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था, पर धीरे धीरे उन्हें इम्पोर्टेंट माना गया। इस अध्ययन में विशेष रूप से बंगाली और मुस्लिम समुदायों की प्रक्रियाओं और संघर्षों का उल्लेख है। ठीक है, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है। बंगाल में महिला शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण और सामाजिक सुधार आंदोलनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जबकि मुस्लिम समाज में शिक्षा और धर्म से जुड़ी परंपराओं के कारण प्रारंभिक विरोध देखने को मिला। क्योंकि जो एक तरह से धर्म है और धर्म से जुड़ी जो परंपराएं हैं वो एक तरह से विरोधाभास पैदा कर रही थी। धीरे धीरे दोनों समुदायों में सुधारों और संगठनों ने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, धीरे धीरे वो चीज़ें चेंजेस हुई। अब किस तरह से, वही हम देखेंगे प्रमुख बिंदुओं में। पहला आप लिखेंगे औपनिवेशिक शिक्षा और महिला शिक्षा का आरंभिक प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा, चलिए देखते हैं। ब्रिटिशों द्वारा प्रस्तुत आधुनिक शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करना था, किंतु इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के लिए भी शिक्षा के अवसर खुलने लगे। मिशनरी और सामाजिक सुधारों ने बालिकाओं के लिए विद्यालय स्थापित किए। यह शिक्षा पश्चिमी आधुनिकता के मूल्यों जैसे समानता और प्रासंगिकता पर आधारित थी। यानी देखिए, इससे पहले जो लड़कियां थी उनके लिए शिक्षा नहीं थी, बट जब मिशनरी आए थे, ईसाई मिशनरी, ये मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, कब आए थे, तो उनके बाद इन्होंने एक तरह से जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए विद्यालय खोले, या ये कहो विद्यालय की स्थापना की, जिससे क्या हुआ, जो महिलाओं की शिक्षा है उस पर जोर दिया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पारंपरिक समाज में विरोध और संकोच। किस तरह से महिला शिक्षा को लेकर प्रारंभ में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में संदेह और विरोध देखा गया। यानी
स्टार्टिंग में हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों ही महिला शिक्षा के लिए विरोध पैदा करते थे। वह यह माना जाता था कि स्त्रियों की शिक्षा परिवार और समाज की परंपराओं के लिए हानिकारक होगी, यानी अगर स्त्रियां पढ़ जाएंगी तो वो परिवार और जो समाज है उसके लिए एक तरह से मुसीबत पैदा करेंगी। जातीय और धार्मिक रूढ़ियों ने शिक्षा को सीमित किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रगतिशील वर्गों ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया और धीरे धीरे ही इस चीज़ में परिवर्तन आया और जो महिलाएं की शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बंगाली समाज में प्रक्रिया और प्रयास। किस तरह से जो बंगाली समाज है इसमें प्रक्रियाएं और जो प्रयास है वो हुए। इसमें आप लिखेंगे बंगाल में सामाजिक सुधार आंदोलन, जैसे राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा का समर्थन किया। इन लोगों ने जो महिला शिक्षा है उसका समर्थन किया। विद्यासागर ने विधवाओं की स्थिति सुधारने और बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय स्थापित किया, यानी इन्होंने एक स्कूल की ही स्थापना कर दी। बालिका की नई मध्यवर्गीय चेतना ने शिक्षा को सामाजिक उन्नति का साधन माना और महिलाओं को भी उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया ताकि जो महिलाओं की शिक्षा है उसे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मुस्लिम समाज में शिक्षा की चुनौतियां और सुधार। किस तरह से मुस्लिम समाज में महिला शिक्षा को धार्मिक परंपरा और पर्दा प्रथा के कारण प्रारंभिक विरोध मिला। यह धारणा थी कि शिक्षा से महिलाएं धर्म और संस्कृति से दूर हो जाएंगी, लेकिन बेगम रुकैया साखवत हुसैन जैसी सुधारक महिलाओं ने शिक्षा के माध्यमों को पहचाना और मुस्लिम महिलाओं के लिए विद्यालय स्थापित किए। यानी देखिए पहले ये माना जाता था अगर लड़कियों को शिक्षित किया जाएगा तो लड़कियां जो हैं वो अपने धर्म से संस्कृति से उससे दूर हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, महिलाओं को शिक्षित होना ज़रूरी है। उनके लिए इन्होंने विद्यालय की स्थापना की। धीरे धीरे मुस्लिम समाज में भी शिक्षा की आवश्यकता स्वीकार की गई और धीरे धीरे जो शिक्षा की इम्पोर्टेंस है उसको स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पश्चिमी आधुनिकता का प्रभाव, तर्क और समानता की भावना। किस तरह से पश्चिमी आधुनिकता ने भारतीय समाज में तर्कशीलता, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का प्रवेश किया। इसका प्रभाव महिला शिक्षा पर भी पड़ा। शिक्षित महिलाओं ने सामाजिक बंधनों को चुनौती दी और नए क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। शिक्षा ने महिलाओं को केवल घरेलू भूमिका तक सीमित रखने की परंपरा को तोड़ दिया। अब वो जो थी वो समाज में रहकर कार्य करने लगी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक सुधार की भूमिका। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे औपनिवेशिक शिक्षा के प्रारंभ से प्रेरित होकर कई भारतीय सुधारकों ने महिला शिक्षा के लिए अभियान चलाए। पंडित रमाबाई ने विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने नीची जाति और महिलाओं के लिए विद्यालय खोले। इन प्रयासों ने महिला शिक्षा की नींव मजबूत कर दी। यानी देखिए ये जो प्रयास हो रहे थे ये और ज़्यादा महिला जो शिक्षा है उसकी नींव को मजबूत कर रहे थे। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे दीर्घकालीन परिणाम और सामाजिक परिवर्तन। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे औपनिवेशिक शिक्षा और पश्चिमी आधुनिकता ने भारतीय समाज में महिला शिक्षा को एक वैध अधिकार के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया, यानी वैध रूप से इसे एक तरह से स्थापित किया। यद्यपि प्रारंभिक विरोध और सामाजिक अड़चनें बहुत थीं, लेकिन समय के साथ शिक्षा ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बना दिया। यानी स्टार्टिंग में तो बहुत सारे चुनौतियां थी पर धीरे धीरे उन सभी को दूर करके इन्हें सशक्त बनाया गया। बंगाल और मुस्लिम समाज में अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि महिला शिक्षा केवल व्यक्तिगत उत्थान नहीं बल्कि सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय विकास का साधन है। यानी जो महिला शिक्षा है वो सिर्फ व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं बल्कि जो समाज है उसमें सुधार के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे औपनिवेशिक शिक्षा और पश्चिमी आधुनिकता ने भारतीय महिला शिक्षा को नई दिशा दी। प्रारंभिक संदेह और विरोध के बावजूद यह शिक्षा धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनी। बंगाल के सुधार आंदोलन और मुस्लिम समाज में सुधारकों के प्रयासों ने यह दिखाया कि शिक्षा महिलाओं को समाज में समान स्थान दिलाने की शक्ति रखती है। यह प्रक्रिया भारतीय समाज को आधुनिकता और गतिशीलता की और ले जाने वाले निर्णायक सिद्ध हुई। यानी देखिए ये जो है ये समाज को एक तरह से आगे बढ़ाने और प्रगति की ओर ले जाने वाली एक प्रक्रिया के रूप में हमारे सामने आई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से लिखेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, ये आप इंट्रोडक्शन के रूप में इसे लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो आपके मेन पॉइंट्स हैं ये आपके मेन पॉइंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर।
आप इन सभी मेन पॉइंट्स को वन बाय वन देख सकते हैं एंड इन्हें रीड आउट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो या कहीं कोई कन्फ्यूजन होती है आपको, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके जो कमेंट होगा उसका रिप्लाई दूंगी। ओके। एंड ये देखिए, इसके बाद में आपका जो कंक्लूजन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेगम सुल्ताना की शैक्षिक विचारों और कार्यों का रचनात्मक विवेचना कीजिए। उनका योगदान किस प्रकार मुस्लिम महिला शिक्षा में परिवर्तन लाने में प्रभावी रहा, उदाहरण दें। यानी देखिए, जो बेगम सुल्ताना है उनके बारे में आपको बताना है। उनके जो शिक्षा पर विचार थे उनका आपको आलोचनात्मक विवरण करना है, उनकी आपको आलोचनात्मक विवेचना करनी है और ये बताना है कि किस तरह से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनमें जो शिक्षा है उसमें इन्होंने परिवर्तन किए, उसे किस तरह से इन्होंने प्रभावित किया। ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ आपका जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे परिचय से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। परिचय है हमारा, बेगम सुल्ताना के या भारतीय मुस्लिम महिला शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विचारक और लेखिका के रूप में उभरी। उन्होंने उस सामाजिक संदर्भ में जहाँ मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और सार्वभौमिक भागीदारी सीमित थी, शिक्षा को एक साधन के रूप में दिखाया, न केवल ज्ञान अर्जन के लिए बल्कि व्यवहारिक जीवन तैयारी, नैतिक विकास और सामाजिक अधिकारों के प्रति सजगता उत्पन्न करने के लिए। यानी इन्होंने ये जो है ये सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं बल्कि नैतिक विकास, सामाजिक अधिकार, इन सभी के लिए सजगता के रूप में दिखाया। उनके लेखन और विचारों ने बंगाली मुसलमान समाज के भीतर शैक्षिक विमर्श को प्रभावित किया और महिलाओं के लिए समावेशी व व्यवहारिक शिक्षा के मॉडल पर ध्यान खींचा। यानी इन्होंने एक तरह से जो शिक्षा है उस पर, महिलाओं की जो शिक्षा है उस पर ध्यान खींचने का कार्य किया था। किस तरह से, तो पहला हम देखेंगे सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आवश्यकताएं। इसमें आप लिखेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में बंगाल के मुस्लिम समुदायों में सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबंध, पर्दा, पितृसत्ता और आर्थिक सीमाओं ने महिलाओं की सार्वजनिक पहुंच और शिक्षा को गंभीर रूप से सीमित कर रखा था। ऐसे समय में ने दिखाया कि केवल पुरानी विधियों या रिवाजों के आदान प्रदान से महिलाओं की स्थिति नहीं बदलेगी। उसके लिए शिक्षा का व्यवहारिक, सामूहिक और सांस्कृतिक संवेदी रूप आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण विकास होना चाहिए। यानी इन्होंने बताया कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना या नौकरी प्राप्त करना ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का, पूर्ण जीवन का विकास करना या फिर एक तरीके से सुव्यवस्थित जीवन जो जीना है वो होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केया का शैक्षिक दार्शनिक आधार, समग्र विकास पर जोर। किस तरह से केया का शैक्षिक विचार समग्र मानव विकास पर केंद्रित था। वह मानती थी कि शिक्षा का लक्ष्य शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के साथ साथ नागरिक अधिकार के प्रति जागरूक करना होना चाहिए। उनका यह कथन था कि शिक्षा जीवन को तैयार और संपूर्ण रूप से जीने का माध्यम हो। यह दर्शाता है कि वह आधुनिकता को परंपरा के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके साथ संतुलित करने की वकालत करती थी। इस दृष्टि से उनका दर्शन नई तालीम और व्यवहारिक शिक्षा के सिद्धांत से निकट है। यानी देखिए, हम कह सकते हैं इन्होंने कहा कि आधुनिकता को पूरी तरह से नहीं लाओ, पर जो शिक्षा है वो जीवन जीने के लिए और संपूर्ण रूप से जीवन का माध्यम होना चाहिए ताकि जो व्यक्ति है वो सुव्यवस्थित तरीके से जीवन जी सके। इसीलिए शिक्षा का होना अनिवार्य है। और इनके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं जो नई तालीम है जो कि गांधी जी द्वारा दी गई थी और व्यवहारिक जो शिक्षा है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा दी गई थी, इनके जो विचार हैं उनको दिखाने का कार्य भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे साहित्यिक आंदोलन, लेखक और जागरूकता निर्माण। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे केया ने न केवल नीतिगत विचार रखे बल्कि साहित्यिक निबंध और कथाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना जगाने की रणनीति अपनाई। उनके अनेक साहित्य रचनाएं जैसे मोतीचूर, सुल्तानज़िम, पिपास, पराग आदि में महिलाओं की जिंदगी,
आज़ादी की आकांक्षा और शिक्षा की आवश्यकताओं को जीवित चित्र मिला है। यानी इन्होंने अपनी जो ये लेखक हैं इनमें जो महिलाओं की शिक्षा है उसको एक तरह से आवश्यक बताया है। इन ग्रंथों ने मुस्लिमों और बंगाली पाठ्य वर्गों में विमर्श और उत्तेजित किया और महिला शिक्षा पर चलाने में मदद की। साहित्यिक माध्यम के कारण उनके विचार घरों तक पहुँच पाए और जय रूपी सार्वजनिक विमर्श बन गए, जिसकी वजह से इन्होंने समाज में एक तरह से परिवर्तन करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहारिक और संस्थागत पहल। शिक्षा का सामाजिक उपकरण बनाना। किस तरह से शिक्षा को केवल शैक्षिक सिद्धांत तक सीमित नहीं रखा, वह कार्यान्वयन और संस्थागत समर्थन के पक्षधर थे। उनके विचारों ने स्थानीय समुदाय और महिला संगठन को प्रेरित किया कि वह विद्यालय, पाठशालाओं और मीडिया साहित्य के माध्यम से महिलाओं के लिए शिक्षा संस्थाएं जुटाएं, ताकि जो महिलाएं हैं वो भी शिक्षित हो पाएं। इस प्रकार उनका योगदान केवल विचार प्रदान तक सीमित न रहकर समाज क्रियात्मकता तक पहुंच गया। यानी इनका जो विचार था वो सिर्फ अब एक तरह से सीमित नहीं रहा विचारों तक, बल्कि जो क्रियात्मक रूप होता है वहां तक भी वो पहुंच गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक सांस्कृतिक संतुलन, परंपरा और आधुनिकता का मेल। किस तरह से की विशेषता ये थी कि उन्होंने आधुनिक ज्ञान और पश्चिमी शिक्षा को अपनाते हुए भी भारतीय तथा मुस्लिम सांस्कृतिक पहचान को गिरने नहीं दिया। यानी देखिए इन्होंने जो पश्चिमी ज्ञान और आधुनिकता है उसे तो अपनाया, लेकिन जो भारतीय परंपरा संस्कृति है, मुस्लिम जो संस्कृति है, उसे कभी गिरने नहीं दिया। उन्होंने शिक्षा की रूपरेखा ऐसी प्रस्तुत की जिसमें आधुनिक और प्राचीन भौतिक और आध्यात्मिक मूल्य सह अस्तित्व में हो, यानी दोनों का ही मिश्रण हो, ताकि समाज का परिवर्तन और आधुनिकता समझौता नहीं बल्कि अनुकूलन के जरिए हो। यानी आधुनिकता जो आए वो समझौता लेकर ना आए बल्कि अनुकूलन का जरिया लेकर। इस नीति ने मुस्लिम परिवारों के लिए शिक्षा की स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद की, क्योंकि इसे पूरी तरह रूढ़ियों के विरुद्ध नहीं बल्कि विदिन कल्चर सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी जो रूढ़िता है, जो हमारा कल्चर है, उसको पूरी तरीके से नहीं नकारा गया बल्कि उसको साथ में लेकर शिक्षा पर बल दिया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रभाव और सफलताएं, जागरूकता, विमर्श और प्रेरणा। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे केया के लेखन और सक्रियता का प्रत्यक्ष प्रभाव ये रहा कि बंगाली मुस्लिम समाज में महिला शिक्षा पर बहस तेज हुई और कुछ समुदायों में विद्यालय खोलने तथा संगठित शिक्षा के लिए कदम उठाए गए। उनके साहित्य और विचारों ने न केवल शैक्षिक मध्यवर्गीय महिलाओं को प्रेरित बल्कि अन्य सुधारों और संस्थाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत का काम किया। इस तरह के साहित्य आंदोलनों ने सामुदायिक स्तर पर शिक्षा के प्रति रूढ़िवादिता को चुनौती दी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं इन्होंने चुनौती देने का कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सीमाएं और आलोचनात्मक मूल्यांकन। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे हालांकि केया के विचार सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थे और उन्होंने विमर्श को प्रभावित किया, फिर भी उनकी पहुंच और प्रभाव सीमित रहे। धार्मिक रूढ़ियां, आर्थिक अभाव और पितृसत्ता जैसे संरचनात्मक अवरोधों ने परिवर्तन की गति धीमी रखी। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्होंने जो परिवर्तन की गति थी वो बहुत ज़्यादा धीमी रखी। इसके अतिरिक्त साहित्य गतिविधि और विचार प्रचार अपने आप में व्यापक संस्थागत बदलाव का विकल्प नहीं बन पाए। व्यापक साक्षरता अभियानों, सरकारी नीतियों और आर्थिक संस्थाओं का समन्वय आवश्यक था। अतः केया का योगदान प्रेरणादायक और वैचारिक रूप से निर्णायक रहा, किंतु सामाजिक आर्थिक बाधाओं के कारण उसका दायरा आंशिक तौर पर ही विस्तृत हुआ। यानी देखिए इनका जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम कह सकते हैं इनका दायरा एक तरह से आंशिक तौर पर ही विकसित हुआ, उससे ज़्यादा विकसित नहीं हुआ। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे बेगम सुल्ताना केया ने मुस्लिम महिला शिक्षा के लिए एक समग्र सांस्कृतिक, संवेदी और व्यवहारिक दृष्टि प्रस्तुत की। उनके साहित्य एवं वैचारिक योगदान ने बंगाली मुस्लिम समाज में शिक्षा के माध्यम पर ध्यान आकर्षित किया और सुधारवादी विमर्श को प्रेरित किया है, या ये कहूँ प्रेरित किया, क्योंकि देखिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरणा का कार्य किया था। हालांकि संरचनात्मक बाधाओं के कारण परिवर्तन पूर्ण रूप से त्वरित नहीं हुआ, परंतु उनकी भूमिकाएं नकारा नहीं जा सकती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके
से इनका जो परिवर्तन है वो नहीं हुआ तो हम इनकी भूमिकाओं को नकार दें, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। उन्होंने जागरूकता, वैकल्पिक शैक्षिक विचार तथा सामुदायिक प्रेरणा के माध्यम से मुस्लिम महिला शिक्षा धीरे धीरे परिवर्तन में अहम योगदान दिया। और उन्होंने जो मुस्लिम महिलाओं की जो शिक्षा है उसको परिवर्तन करने में, उसे आगे बढ़ाने में धीरे धीरे योगदान दिया था। ये हो जाता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद में जो आपके मेन पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है, आप इन्हें रीड आउट कर सकते हैं एंड अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ये सारे आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। ये थर्ड पॉइंट हो जाता है एंड ये सारे आपके जो पॉइंट्स हैं ये आप इन्हें एक एक करके देख सकते हैं। एंड यहाँ आपका ये जो कंक्लूजन है ये कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, आप पूरा कंक्लूजन देख लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग वीडियो नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसे चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं एंड फॉर मोर जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो गई, या आपके स्टूडेंट पोर्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, या सोल्स की कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे हो गई, आप हमारे ऐप पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, जिसका नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। ये आपको फ्री में प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ऐप। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके ये सारे ही फीचर्स जो हैं वो आप हमारे ऐप में दे सकते हैं। एंड आपको हमारा ऐप कैसा लगा ये भी आप हमें फीडबैक के रूप में बता सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।